नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल के जंगलों में एक छत राज करने वाला चंदन तस्कर वीरप्पन के खौफ की। वीरप्पन का पूरा नाम कुसे मुनुस्वामी वीरप्पन था। वीरप्पन का जन्म 18 जनवरी 1952 को कर्नाटक के चामराज जिले में हुआ था। वीरप्पन ने बहुत कम उम्र में ही अपराध की दुनिया में कदम रख दिया था। दरअसल वीरप्पन के चाचा उस समय हाथीदांत के तस्कर के रूप में जाने जाते थे। वीरप्पन भी अपने चाचा के साथ मिलकर हाथियों के दांत की तस्करी शुरू कर देता है। कई साल तक वो अपने चाचा के साथ ही काम करता है, लेकिन एक समय बाद चाचा से विवाद होने पर चाचा से अलग होकर खुद ही हाथियों के दांत की तस्करी शुरू कर देता है। कहा जाता है वीरप्पन ने 2000 से 3000 हाथियों की हत्या की थी। वीरप्पन के इसी आतंक की वजह से कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल के जंगलों में बड़े स्तर पर हाथियों का सफाया तक हो गया था। हाथियों के दांत की तस्करी के बाद वीरप्पन चंदन की लकड़ियों की तस्करी पर भी कदम रख देता है और धीरे धीरे वो पूरे भारत का सबसे बड़ा चंदन तस्कर बन जाता है। जब वीरप्पन अंधाधुंध हाथियों की हत्या करने लगता है तो पूरी तैयारी करने के बाद एक फॉरेस्ट अधिकारी वीरप्पन को गिरफ्तार करने में कामयाब हो जाते हैं। पहली बार 17 साल की उम्र में साल 1972 में वीरप्पन की गिरफ्तारी हुई, लेकिन पुलिस उसे ज़्यादा दिन तक गिरफ्त में नहीं रख पाती है और पुलिस की पकड़ से वीरप्पन भाग जाता है और अपनी दुगनी ताकत से अपने अपराध को अंजाम देने में लग जाता है। पुलिस की पकड़ से भागने के बाद वीरप्पन 17 साल की उम्र में अपने जीवन की पहली हत्या करता है। यह हत्या उस पुलिस वाले की हुई थी जिसने पहली बार वीरप्पन को पकड़ा था। पहली हत्या करने के बाद तो वीरप्पन उन सभी की हत्या करने लगता है जिस पर भी उसे पुलिस के मुखबिर होने का शक होता था। इस दौरान जो पुलिस वाले भी वीरप्पन को पकड़ने की कोशिश करते थे, उन्हें भी अपनी जान गंवानी पड़ती थी। वीरप्पन का अपराध दिन प्रतिदिन बढ़ता ही रहता है। इसी को देखते हुए साल 1987 में चिदम्बरम नाम के एक फॉरेस्ट ऑफिसर वीरप्पन को पकड़ने का प्लान बनाते हैं। कहीं से वीरप्पन को इस बात की भनक लग जाती है। फिर चिदम्बरम वीरप्पन को पकड़ पाते उससे पहले ही वीरप्पन उन्हें किडनैप कर लेता है और कुछ दिनों बाद उनकी हत्या कर देता है। जब वीरप्पन का आतंक हद से ज़्यादा बढ़ जाता है तो वीरप्पन को पकड़ने की जिम्मेदारी सीनियर आईएफएस ऑफिसर पी श्रीनिवास को दी जाती है। कहा जाता है कि पी श्रीनिवास ने पूरी प्लानिंग करने के बाद आखिरकार वीरप्पन को गिरफ्तार कर लिया था, मगर वीरप्पन इतना शातिर था, जब पुलिस वीरप्पन को जेल लेकर जा रही होती है तो तभी वीरप्पन आसपास बैठे पुलिस वालों से कहता है उसे तेज सर दर्द हो रहा है, इसलिए उसे सर पर रखने के लिए तेल चाहिए। आसपास बैठे पुलिस वाले ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं और वह उसे तेल दे देते हैं, मगर वीरप्पन बड़ी चालाकी से तेल को अपने हाथ में मल लेता है और फिर चुपके चुपके हथकड़ी को हाथ से सरका कर निकाल लेता है। फिर पुलिस की पकड़ से भाग निकलने में कामयाब हो जाता है। भागने के बाद वह श्रीनिवास को ख़त्म करने की प्लानिंग में लग जाता है। प्लानिंग के मुताबिक वीरप्पन अपने छोटे भाई अर्जुनन को अपने साथ में मिला लेता है और उससे कहता है कि तुम किसी तरह श्रीनिवास को ये यकीन दिला दो कि मैं सरेंडर करने वाला हूँ। अर्जुनन ऐसा ही करता है और वह किसी तरह पी श्रीनिवास के संपर्क में आता है और कहता है वीरप्पन सरेंडर करना चाहता है। पी श्रीनिवास वीरप्पन की चालाकी को नहीं समझ पाते हैं और वह इस झांसे में आकर वीरप्पन को पकड़ने निकल जाते हैं। और फिर जैसे ही 1991 में वीरप्पन और पी श्रीनिवास का आमना सामना होता है, वीरप्पन श्रीनिवास को गोली मार देता है। पी श्रीनिवास की हत्या के बाद भी वीरप्पन को शांति नहीं मिलती और वह क्रूरता की सारी हदें पार करते हुए पी श्रीनिवास का सर काट कर
अलग कर देता है और फिर अपने साथियों के साथ सर से फुटबॉल खेलता है। इस खबर से प्रशासन उसे खत्म करने की सोचता है। दूसरी तरफ वीरप्पन हाथीदांत और चंदन तस्करी में लगा रहता है। अपना आतंक बढ़ाते हुए वीरप्पन अब किडनैपिंग में भी लग जाता है। साल 1991 में वीरप्पन कर्नाटक के एक बड़े ग्रेनाइट खदान के मालिक के बेटे का अपहरण कर लेता है और फिरौती के रूप में 1 करोड़ की डिमांड करता है। कई दौर की बातचीत के बाद वीरप्पन उसे 15 लाख में आज़ाद करता है। अब तक कर्नाटक और तमिलनाडु सरकार भी वीरप्पन से बहुत तंग आ चुकी थी और वीरप्पन को किसी भी हाल में ख़त्म करना चाहती थी। इसीलिए एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाई जाती है जिसका काम बस वीरप्पन को पकड़ना था, जिंदा या मुर्दा। पी श्रीनिवास की हत्या के बाद आईपीएस अधिकारी टी हरिकृष्णा वीरप्पन को पकड़ने का जिम्मा अपने हाथ में लेते हैं। ये लगातार वीरप्पन पर नज़र रखना शुरू कर देते हैं। इस बात की खबर वीरप्पन को भी लग जाती है और फिर साल 1992 में वीरप्पन टी हरिकृष्णा की हत्या कर देता है। कुछ समय बाद वीरप्पन शकील अहमद नाम के एक और बड़े पुलिस अधिकारी को थाने में हमला करके 5 अन्य पुलिस वालों के साथ मार देता है। एक के बाद एक हत्या के बाद प्रशासन परेशान हो जाता है और इस बार नई योजना बनाई जाती है। इस बार वीरप्पन को पकड़ने के लिए बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की मदद ली जाती है, लेकिन स्थानीय भाषा का ज्ञान नहीं होने की वजह से भी वो विफल हो जाते हैं। इसी बीच वीरप्पन उसे पकड़ने आए 20 बीएसएफ जवानों की भी हत्या कर देता है। आखिरकार तमिलनाडु सरकार के विरोध की वजह से बीएसएफ के जवानों को जंगल से हटाना पड़ता है। इसके बाद वीरप्पन को पकड़ने की जिम्मेदारी गोपाल कृष्ण को सौंपी जाती है। इस बात की भी जानकारी वीरप्पन को लग जाती है। इसे वीरप्पन को काफ़ी गुस्सा आता है और वह उन्हें चैलेंज करता है कि दम है तो पकड़ के दिखाओ। चैलेंज के बाद गोपाल कृष्ण पूरे दल बल के साथ मुखबिर के बताए जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। इस बार गोपाल कृष्ण 43 पुलिस वालों के साथ वीरप्पन को पकड़ने जा रहे थे। इस बात की भनक वीरप्पन को भी लग गई थी, इसीलिए वीरप्पन एक खतरनाक प्लान बनाकर रास्ते में बारूद बिछा देता है। जैसे ही वीरप्पन की नज़र गोपाल कृष्ण और उनकी टीम पर पड़ती है, वीरप्पन ब्लास्ट करने का इशारा कर देता है। इशारा मिलते ही वीरप्पन का एक साथी बारूद में ज़बरदस्त विस्फोट कर देता है। विस्फोट इतना धमाकेदार होता है कि बस के परखच्चे उड़ जाते हैं और सभी लोग एक साथ मारे जाते हैं। ये पहली बार था जब वीरप्पन ने एक साथ इतने लोगों की हत्या की थी। इस खबर से पूरे देश में सनसनी मच जाती है। जंगल में आतंक मचाने के अलावा वीरप्पन ने शादी भी की थी। वीरप्पन की पत्नी का नाम मुथुलक्ष्मी था। साल 1992 में वीरप्पन से एक छोटी बेटी हुई। एक बार की बात है जब वीरप्पन की बेटी रात को जंगल में रो रही थी तो उसे उसके रोने की आवाज़ से डर सताने लगा कि कहीं कोई पुलिस वाले उसकी आवाज़ सुनकर उसका पता न लगा लें। इसीलिए उसने एक रात अपनी बेटी की गला दबाकर हत्या कर दी। साल 1993 में
वीरप्पन की बेटी का सड़ा गला शव कर्नाटक के जंगल में मिलता है। साल 2000 में कन्नड़ सिनेमा के सुपरस्टार राजकुमार को भी वीरप्पन ने बंधक बना लिया था और बदले में सरकार से मांग करता है कि कावेरी जल विवाद में तमिलनाडु के हित को प्राथमिकता दी जाए। कर्नाटक में तमिल को सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा भी दिया जाए। इसके अलावा वीरप्पन तमिलनाडु की जेलों में बंद कुछ कैदियों की भी रिहाई की मांग करता है। मांग पूरी होने पर वीरप्पन द्वारा अपहरण के 108 दिन बाद राजकुमार को छोड़ दिया जाता है। इसके बाद साल 2002 में कर्नाटक के पूर्व मंत्री एच नागप्पा को किडनैप कर लेता है। मंत्री जी को छोड़ने के लिए वीरप्पन कथित तौर पर मोटी रकम की डिमांड करता है। इस बार सरकार कोई भी रकम देने से मना कर देती है और फिर किडनैपिंग के 3 महीने बाद नागप्पा की लाश कर्नाटक के जंगल में मिलती है। नागप्पा की हत्या के बाद वीरप्पन पर 15 करोड़ का इनाम रख दिया जाता है और यही से शुरू होती है वीरप्पन के आतंक से अंत की कहानी। उस वक्त की तत्कालीन मुख्यमंत्री जयललिता एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाने का निर्णय करती है और साल 2001 में इस टास्क फोर्स की कमान वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी विजय कुमार के हाथों में दे दी जाती है। ये अधिकारी पूरी प्लानिंग के साथ वीरप्पन को पकड़ने की प्लानिंग शुरू करते हैं। आईपीएस अधिकारी सबसे पहले कुछ पुलिस वालों को भेष बदलकर वीरप्पन की गैंग में शामिल करा देते हैं और फिर वीरप्पन की छोटी से छोटी जानकारी पुलिस तक बेहद ही गुप्त तरीके से आती रहती है। वीरप्पन अक्सर इंटरव्यू दिया करता था और अपने रिकॉर्डेड ऑडियो वीडियो टेप मीडिया को भेजा करता था क्योंकि वीरप्पन को पब्लिसिटी का बहुत शौक था। विजय कुमार इन्हें इंटरव्यू का गहराई से अध्ययन करते हैं। एक इंटरव्यू में पाते हैं कि वीरप्पन को हाथ में पेपर लेकर कुछ दिक्कत हो रही है। इससे डॉक्टर की राय ली जाती है तो पाते हैं शायद वीरप्पन की आंख में कुछ दिक्कत है। इसके बाद वीरप्पन की गैंग में शामिल कुछ पुलिस वाले वीरप्पन का भरोसा जीतने के बाद वीरप्पन से कहते हैं कि जल्द से जल्द आंखों का इलाज करवाना होगा, नहीं तो समस्या बढ़ जाएगी। किसी तरह भरोसे में लेने के बाद वीरप्पन बाहर जाकर इलाज करने के लिए राजी हो जाता है, मगर पहचाने जाने के डर से वीरप्पन अपना भेष बदल लेता है। वीरप्पन को अपनी मूंछों से बहुत ज़्यादा प्यार था, मगर पहचाने जाने के डर से वो अपनी मूंछें कटवा लेता है। फिर प्लानिंग के साथ वीरप्पन अपने 3 साथियों के साथ मुख्य सड़क पर आ जाता है और पहले से खड़ी एक एम्बुलेंस में बैठ जाता है। ये एम्बुलेंस वीरप्पन की गैंग में शामिल पुलिस वाले ने ही वहाँ खड़ी की थी। वीरप्पन को इस बात की ज़रा सी भी भनक नहीं लगती कि जिस एम्बुलेंस में बैठा है उसका ड्राइवर पुलिस वाला ही है। वीरप्पन अपने साथियों के साथ आराम से एम्बुलेंस में बैठ जाता है और एम्बुलेंस तेज़ गति से आगे की ओर बढ़ने लगती है। पहले से घात लगाकर बैठे विजय कुमार के नज़दीक पहुंचते ही एम्बुलेंस का ड्राइवर एम्बुलेंस रोक देता है और वह एम्बुलेंस से कूदकर दूसरी तरफ तेज़ी से भाग जाता है। फिर दूसरी तरफ से एक आवाज़ सुनाई देती है, वीरप्पन, पुलिस ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है, अच्छा है कि तुम हथियार डाल दो। जवाब में एम्बुलेंस के अंदर से गोली चलती है। गोली चलते ही बाहर खड़े पुलिस वाले अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देते हैं। दोनों तरफ से अंधाधुंध फायरिंग के बाद जब एम्बुलेंस के अंदर से भी फायरिंग बंद हो जाती है और कुछ भी एक्टिविटी नहीं होती है तो विजय कुमार उसके अंदर जाते हैं तो देखते हैं वीरप्पन और उनके 3 साथी मरे हुए हैं। इसके बाद भी पुष्टि के लिए इनकी लाश को पास के ही अस्पताल भेजा जाता है। यहाँ वीरप्पन और उसके साथियों को मृत घोषित कर दिया जाता है और यहीं पर ख़त्म होती है वीरप्पन के आतंक की दास्तां।